नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने पिछला वीडियो देखा था, उसमें 2-3 अधिनियम पढ़े थे अपने ने। एक था 1873, एक था 1876 और एक सबसे महत्वपूर्ण 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। आज उससे भी सबसे महत्वपूर्ण एक अधिनियम है जो एग्जाम में पूछा सर्वाधिक जाता है, उसके पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। उस अधिनियम पर आज हम चर्चा करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। उस अधिनियम का नाम है 99 प्रचलित जो नाम है वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसे हम 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी कह सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है नाम को लेकर, लेकिन फिर भी ये नाम ज्यादा प्रचलित है। और कारण क्या है इसका कारण है कि इस मार्ले जो थे उस समय तत्कालीन भारतीय सचिव मैं बार बार भारतीय सचिव लिखता हूं, इसका कारण है कि आपको ये शब्द याद रह जाए। बात एक ही है, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह दूं या इंडियन सेक्रेटरी कह दूं, एक ही बात है, एक ही शब्द है, ध्यान रखिएगा। और मिंटो जो थे, मिंटो उस समय के तत्कालीन वायसरॉय या कहीं पर वही वाली बात गवर्नर जनरल यूज में लिया जाता। जब ये सरकार के रूप में काम कर रहा था तो इसको गवर्नर जनरल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब ये क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा होता है तो इसको वायसराय के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि वायसराय के नाम से संबोधित किया जाता है। ये दो शब्द हैं, व्यक्ति एक ही है, उसके लिए दो शब्द में प्रयोग में ले जा रहे हैं। क्राउन के अंतर्गत वायसराय, और साथ में शासन की व्यवस्था या ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत उसको क्या कहा जा रहा है, गवर्नर जनरल। कानून के रूप में उसको गवर्नर जनरल के रूप में प्रयोग लिया जा रहा है। ये दो शब्द आपको बार बार याद करने हैं, ठीक है। अब मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम लाया, उससे पहले क्या पृष्ठभूमियां थी उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें पृष्ठभूमि पर, क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के लिए पृष्ठभूमि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पृष्ठभूमि क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। फर्स्ट, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब ऐसे राष्ट्रवादी जो अपने विचारों में उग्रता लिए होते थे उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहते थे, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। मैंने कहा था कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसमें उदारवादी थे, बाद में समय के साथ उसमें कौन शामिल हो गए, उग्र राष्ट्रवादी शामिल हो गए। और उग्र राष्ट्रवादी का शब्द का यह समझते हो, जिनके विचारों के अंदर उग्रता हो, जो अधिकारों को छीनना जानते हो, अधिकारों के लिए लड़ना जानते हो। दो तरह की विचारधाराएं थी, वैसे तो 3 तरह की थी। हिस्ट्री जब पढ़ते हो, उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। उदारवादी का मतलब जो आदर्श की बात प्रस्तुत करता है, आज की तारीख में भी आपको मिल जाएगा। किसी नेता के मंच पर जाकर आप किसी तरह की मांग रखते हो, उसको देते हो, तो उसको जो दिया जाता है मांग पत्र, उसको जो मांग पत्र दिया जाता है तो कहते हो हमें ये चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उदारवादी होते हैं। दूसरे होते हैं उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी। वो शब्द वो होता है जो कहीं पर धरना देते हैं, रोड के बीच में चक्का जाम कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, उग्र राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते हैं, आज भी आपको देखने में। और तीसरे थे क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाते थे, बंदूक के द्वारा, लूटने के द्वारा या फिर बमों के माध्यम से। लेकिन तीनों विचारधाराओं का उद्देश्य एक ही था, किसी भी प्रकार से भारत की स्वतंत्रता। तो कौन गलत थी कौन सही, इसका कोई मतलब नहीं है। तीनों का उद्देश्य क्या था, एक ही था, किसी भी प्रकार से भारत की स्वतंत्रता। तो उस समय जो कांग्रेस में कुछ लोग शामिल हुए वो उग्र राष्ट्रवादी थे, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था, आपको पता होगा, तिलक का।
तिलक। और तिलक, तिलक के द्वारा आपको पता है एक बहुत अच्छे शब्द कहा गया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। समझ में आ गई? अब समझना उग्र राष्ट्रवादी क्या है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। रहूंगा मतलब दे दो नहीं तो छीन लूंगा, कहीं ना कहीं। समझ में क्या? स्वराज की मांग शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। और इस मांग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदुत्व का ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तिलक के द्वारा दो महत्वपूर्ण उत्सव शुरू किए गए, एक गणेश उत्सव और एक शिवाजी उत्सव। और आपको पता है आज 18 तारीख और कल गणेश चतुर्थी है। और आपको पता होगा गणेश उत्सव महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही फेमस है। उस गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय किसी को जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ध्यान रखिएगा, गांधी के भारत में आगमन से पूर्व भारत का सबसे बड़े लीडर के तौर पर जाना जाता था किसको? तिलक को। ठीक है, तिलक ही सबसे बड़े नेता के रूप में सर्वमान्य नेता थे उस समय। तो इन्होंने क्या कहा? स्वराज की मांग करी और क्या कहा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और शिवाजी उत्सव हिस्ट्री का पार्ट है उसको। दूसरी इस समय की घटना क्या घटती है? उस समय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हो गया। तीसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग की स्थापना के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में दो इंडियंस को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। और दो इंडियंस में एक क्या होना चाहिए? मुस्लिम, और दूसरा कौन हो कोई फर्क नहीं, लेकिन एक मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम लीग की मांग कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा जापान ने रूस पर विजय प्राप्त कर ली। तो भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता कहीं ना कहीं ये प्रेरित होने लगे जापान से। और जापान से प्रेरित होने लगे और इनको भी लगा कि हमें भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता की। ये कुछ कारण थे जिसके कारण क्या लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। जो अब से पहले अधिनियम थे उसमें कुछ चेंज करने के लिए। लेकिन उससे पहले की पृष्ठभूमि आपको समझिए। हिंदुत्व आ रहा है, राष्ट्रवाद आ रहा है, मुस्लिम्स आ रहे हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि जब दो विचारधाराएं चल रही है तो क्यों ना क्यों इनमें फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी अपनाई जाए, जिससे लंबे समय तक क्या करें? शासन कर पाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा अधिनियम जो फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था? फूट डालो राज करो के नीति पर आधारित कोई अधिनियम था तो वो कौन सा एक्ट था? यही एक्ट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, वेरी वेरी ध्यान रखिएगा। फूट डालो राज करो। और ये वही अधिनियम था जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीजों का रोपण किया गया। पाकिस्तान का बीजारोपण। यहीं से वो जो विभाजन वाली व्यवस्था है जो हमें कहां देखने को मिली? 1947 में देखने को मिली। उसकी व्यवस्था को प्रारंभ यहीं से किया गया। यही वो अधिनियम माना जाता है और इसी अधिनियम को कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का जन्म यहीं से हुआ। और इस जन्म के जनक माने जाते हैं कौन? मिंटो। समझ में आ गई बात? ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको एग्जाम की दृष्टि से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या उसको समझिए। ये तो पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। इस अधिनियम में हुआ क्या उसको देखिए कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए।
इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए उन पर एक एक पे चर्चा करते हैं। तो पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही कौन था, राज्य सचिव या इंडियन सेक्रेटरी और उसकी 15 सदस्य परिषद, काउंसिल, 15 सदस्य परिषद। और कौन था, राज्य सचिव मार्ले। कौन था, मार्ले। यहां पर एक चेंज किया गया, उसको ध्यान रखिएगा। पहली बार इस 15 सदस्य परिषद के अंदर 2 भारतीयों को शामिल किया गया। दो भारतीय शामिल किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। आप ज्यादातर वो ही पढ़ते हो, गवर्नर जनरल की काउंसिल किसकी, और गवर्नर जनरल की जब आप काउंसिल पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक थे सैयद बिलग्रामी और दूसरे थे कृष्ण गोविंद गुप्ता। दो सदस्यों को इंडियन काउंसिल लंदन के अंदर राज्य सचिव की परिषद में शामिल किया गया। सैयद अहमद बिलग्रामी और दूसरा कौन सा, कृष्ण गोविंद गुप्ता। ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि आप ज्यादातर इनको पढ़ते ही नहीं हो। आगे चलकर बताऊंगा, आप एक ही व्यक्ति का नाम पढ़ते हो, लेकिन इंडियन काउंसिल में भी 2 भारतीयों को शामिल, मार्ले नहीं चाहते थे कि शामिल करें, लेकिन प्रभाव था, दबाव था, तो उनको 2 भारतीयों को क्या करना पड़ा, शामिल करना पड़ा। पहला चेंज तो यहां देखने को मिलता है। दूसरा जो आप प्रावधान देखते हो, दूसरा प्रभाव जब आप देखते हो तो यहां पर देखते हो कार्यपालिका में। कार्यपालिका कौन सी, अब तो इतने दिन से समझ गए होंगे। कार्यपालिका जब भी कहता हूं, एजुकेटिव काउंसिल जब भी कहता हूं तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। और गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य, 6 सदस्य। और इन 6 सदस्यों में अब तक कोई भारतीय शामिल नहीं था। पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। भारतीय शामिल पहली बार, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी। वहां पर भी इंडियंस को पहली बार, यहां पर भी भारतीय को, कितने को, वहां 2 को, यहां 1 को। और वो कौन थे, एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, बंगाल कलकत्ता के कलेक्टर साहब थे, उनको इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है 2 इंडियंस को शामिल किया जाए, एक मुस्लिम को और एक किसी और को। यहां पर शामिल भी किया जा रहा है, लेकिन किसको, केवल और केवल एक इंडियंस के तौर पर मुस्लिम्स को शामिल ना करके हिंदू को शामिल किया गया है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर भी एक चेंज आपको देखने को मिलता है। तीसरा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, तीसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जो भी केंद्रीय विधान परिषद थी, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव, उसके अंदर जो सदस्य थे, एडिशनल जो मेंबर थे, ध्यान रखिएगा, एडिशनल मेंबर प्रारंभ में कितने थे, 6 से 12। फिर उनको बढ़ाया गया, क्या किया गया, 10 से 16, और अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। 6 से 12, 10 से 16, 16 से 60, 16 से 60, ये सदस्यों की वृद्धि की गई। किसके अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर 60। ठीक है, पहली चीज समझिए। दूसरा, यहां पर जो सदस्य थे, उन सदस्यों के 4 टाइप्स बताए गए। निर्वाचित कैसे होते थे,
फर्स्ट जो पदेन सदस्य होंगे, सेकंड सरकारी होंगे, थर्ड गैर सरकारी होंगे, और फोर्थ निर्वाचित होंगे। 4 प्रकार के सदस्य यहां आपको देखने को मिलेंगे। कितने टाइप्स के? पदेन सदस्य, सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, निर्वाचित सदस्य। कहीं कहीं पर आपको ये संख्या 69 भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा सदस्य तो 60 थे, 9 जो सदस्य थे वो अलग सदस्य थे जिन्हें पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया जाता था। जो पार्षद कहलाते थे या शासी परिषद के पदेन सदस्य कहलाते थे वो 9 थे। तो आंकड़ा ध्यान रखें, कई बार आप 69 करते हो, 60 है, सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 60 की गई। इससे अलग 9 और सदस्य थे जो पदेन सदस्य थे। तो ये दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। अब ये जो 60 सदस्य थे, कितने? 60 सदस्य। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, पदेन सदस्य कितने थे? 9। और जो क्या थे? पार्षद या शासी परिषद के सदस्य थे, शासित परिषद के सदस्य, ये 9 अलग थे। ये जो 60 सदस्य थे, इन 60 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया था। 32 और 28। ये जो 28 थे ये कैसे थे? ऑफिशियल। और ये कैसे थे? नॉन ऑफिशियल। ये तो आपको पता ही है, हर प्रकार में 2 शब्द जोड़े गए, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ये जो नॉन ऑफिशियल शब्द थे, तो ये सदस्य थे, इनको फिर पुनः भागों में बांटा गया। इसको भी याद रखिएगा। 5 सदस्य, 12 सदस्य, 13 सदस्य और 2 सदस्य। इन सदस्यों को भी याद रखिएगा। 5 सदस्य कौन थे? जिन्हें नॉमिनेट करता था कौन? वापस नॉमिनेट कौन करता था? गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल। 12 सदस्य कहां से थे? प्रांतों से, इलेक्टेड थे। 13 सदस्य क्या थे? विशेष आमंत्रित सदस्य थे, स्पेशली मेंबर थे। ये भी कैसे थे? इलेक्टेड थे। और 2 सदस्य बंबई और कलकत्ता से थे, और वो भी दोनों क्या थे? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या थे? सदस्य थे। और वो भी कैसे थे? इलेक्टेड थे। ये स्ट्रक्चर पूरी की पूरी आपको यहां देखने को मिलेगी। अभी भी सदस्यों की संख्या वही ज्यादा है। देखिए यहां 32 है, यहां 28 है। और मैंने कहा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किससे मिलकर बनती है? 6 और 22 और 6 कितने हो गए? आपको याद रखने का रहेगा 34, और ये कितने? 32। अभी भी ऑफिशियल सदस्यों की संख्या ज्यादा है, और मैंने कहा था ये सदस्य संख्या हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब यहां पर चेंज क्या है उसको समझिए। प्रांतों से इलेक्टेड, स्पेशल सदस्य इलेक्टेड, बंबई और कलकत्ता के सदस्य क्या हो गए? इलेक्टेड हो गए। ये जो स्पेशली इलेक्टेड थे, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये जो स्पेशली इलेक्टेड सदस्य थे, स्पेशल, इन स्पेशल इलेक्टेड सदस्यों में से ही यहां पर मुस्लिम्स को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई स्पेशली किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और जब मुस्लिम्स के लिए की गई तो संप्रदाय के आधार पर क्या किया? निर्वाचन किया गया। और यही वो चीज थी जिसने फूट डालो राज करो की नीति को आधारित माना जाता है। यानी कि अब आप कहोगे ये सेपरेट क्या होता है? पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? जैसे किसी क्षेत्र के अंदर 100 लोग हैं,
100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो 100 लोगों की पॉपुलेशन में 60% मुस्लिम्स है, 40% अलग रिलीजन वाले लोग हैं। तो वो जो 60% उनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो गई, तो वही सदस्य क्या होंगे, चुनाव के लिए खड़े होंगे, यानी कि मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेगा। इस तरह की व्यवस्था लागू की गई और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर संप्रदाय के आधार पर व्यवस्था प्रारंभ हो गई और ये जो व्यवस्था है ये इतनी विकराल हो गई और इसका आगे चलकर परिणाम आपको देखने को मिलता है भारत का पाकिस्तान के रूप में विभाजन। ये कारण यही है, कहीं ना क्यों अंग्रेज कह रहे थे कि इस उग्र राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जाए, तो मुस्लिमों का कहीं ना कहीं तुष्टिकरण वाली व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी और संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन। शुरुआत में कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे इसको स्वीकार कर लिया और ये संप्रदाय का निर्वाचन की व्यवस्था आगे भी चलती रही और इसका विस्तार हो गया। ईसाई जुड़ गए, पारसी जुड़ गए, यूरोपियन जुड़ गए, सिख जुड़ गए और फिर आगे चलकर आप देखोगे SC ST वाला व्यवधान, महिलाओं वाला, ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे चलकर विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा दो चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी प्रांतों में भी क्या हो रहे हैं, इलेक्टेड हो रहे हैं, स्पेशली मेंबर भी क्या हो रहे हैं, इलेक्टेड हो रहे हैं, और ये दो अदर मेंबर हैं ये भी क्या हो रहे हैं, इलेक्टेड हो रहे हैं। इसका मतलब इस अधिनियम के आधार पर भारत में क्या व्यवस्था शुरू की गई, भारत में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हुई, निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई, निर्वाचन। और ध्यान रखिएगा पिछले अधिनियम में मैंने कहा निर्वाचन जैसा कोई शब्द प्रयोग में नहीं लिया गया, लेकिन यहां पर निर्वाचन जैसा शब्द प्रयोग में लिया गया और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली प्रारंभ हो गई। डायरेक्ट अब भी जनता वोट नहीं डालती थी, एक निर्वाचक मंडल होता था, उसी के द्वारा सदस्यों को इलेक्ट किया जाता था। तो ये अधिनियम विशेष रूप से किस लिए जाना जाता है, तो दो चीजें जब से इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक तो संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था, यानी कि सेपरेट अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। किसको की गई, मुस्लिम्स को की गई। किसमें की गई, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के अंदर की गई, स्पेशली मेंबर्स के अंदर उनको जगह दी गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई पूर्ण रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रारंभ हो गए। ठीक है। दूसरा, कार्यपालिका जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। वो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो जब से चल रही थी प्रारंभ से 1773 से, उसके अंदर पहली बार एक इंडियंस को शामिल, रेगुलेटिंग एक्ट जब से चल रहा था वहां से धीरे धीरे पहला हमको 1909 1773 से 1909 कितने समय हो गया आप अंदाजा लगाओ। उसके बाद गवर्नर की परिषद में एक इंडियंस को शामिल किया गया लॉ ऑफिसर के रूप में। किसके रूप में, लॉ ऑफिसर के रूप में। किसको, SN सिन्हा को शामिल किया गया। ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नर परिषद थी जो भारतीय परिषद थी, राज्य परिषद के रूप में काम कर रही थी इंग्लैंड के अंदर, कब बनाई, कब गई, 1858 के तहत, जिसके अंदर कहा गया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और उसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यों की कमेटी होगी। उस 15 सदस्यों की कमेटी में भी 1858 में से जाकर 1909 में पहली बार दो भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। निर्वाचन के आधार पर कहीं ना कहीं ये अधिनियम माना जाता है। आपसे पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कौन सी अधिनियम में की गई या कौन सा अधिनियम आपको सांप्रदायिकता दिखाई देता है, सांप्रदायिक जनक के रूप में दिखाई देता है, तो आपको पता होगा 1909 का अधिनियम। सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है, सांप्रदायिकता क्यों कहा गया इसको, सांप्रदायिक निर्वाचन क्यों, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अलग से पृथक अधिकार दे दिए गए। ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ऐसी थी। फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित कौन सा अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो आज के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इस अधिनियम को 2-3 बार पढ़ें और चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं पहले से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेटिव काउंसिल क्या होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या होती है, प्रोविंस लेजिस्लेटिव क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है। अगर समझोगे तो चीजों में सिर्फ चेंज होता जा रहा है। अब आप एक बार एक चीज को समझ लोगे तो आपको आगे की चीजें समझनी नहीं है, सिर्फ उनके अंदर संख्या इधर उधर जो प्रावधान किए गए उन्हीं को चेंज करना, उससे ज्यादा चेंज करने की आपको आवश्यकता ही
नहीं है, वैसी की वैसी व्यवस्था है, बस उसमें कभी इधर से इधर चेंज कर दिया, कभी इधर से इधर चेंज कर दिया, इससे ज्यादा कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2-3 बार इसको पढ़िएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।